नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, धोखे और साजिश का ऐसा ताना बाना है जिसने 2003 में पूरे बेंगलुरु को हिलाकर रख दिया था। एक सगाई जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा बनी थी, लेकिन महज 4 दिनों में एक खौफनाक हत्या की वजह बन गई। क्या था इस रिश्ते का सच? कैसे एक मासूम लड़के की जिंदगी एक साजिश का शिकार बन गई? जानिए उस रात का पूरा सच जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इस कांड को बेहद ही परफेक्ट प्लानिंग और साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, मगर पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला और जिस तरह से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था वह काबिले तारीफ था। दोस्तों, इस कहानी के 2 सबसे अहम किरदार हैं 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बी.वी. गिरीश और 21 साल की लॉ ग्रेजुएट शुभा शंकर नारायण। गिरीश और शुभा का परिवार बेंगलुरु में आसपास ही रहते थे। दोनों परिवारों में लगभग 15 साल पुरानी जान पहचान और दोस्ती थी। साल 2003 के अंत में गिरीश और शुभा के परिवार वाले आपसी सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद 30 नवंबर 2003 को गिरीश और शुभा की सगाई बड़े ही धूमधाम से होती है। सगाई के बाद तय किया जाता है कि 2004 के अप्रैल में इन दोनों की शादी होगी। सब कुछ एकदम सामान्य और खुशहाल लग रहा था, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। कुछ लोग एक गहरी साजिश रच रहे थे। सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। गिरीश और शुभा भी आपस में बात करने लगते हैं। इसी दौरान शुभा एक दिन गिरीश से कहती है कि वह उसे डिनर पर ले चले। शुभा की यह बात सुनकर गिरीश तैयार हो जाता है। 3 दिसंबर 2003 की शाम ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वह सीधा शुभा की लोकेशन पर पहुंचता है। वहां से वह उसे स्कूटर पर बिठाकर डिनर के लिए निकल पड़ता है। गिरीश ने डिनर पर जाने की बात अपने परिवार को बता दी थी और यह भी कहा था कि वह रात 10 बजे तक घर लौट आएगा, लेकिन रात के 10 बजने के बाद भी गिरीश घर नहीं लौटा। परिवार वाले बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से एक फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपका बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस जानकारी के बाद गिरीश के माता पिता तुरंत शुभा को कॉल करते हैं। शुभा उन्हें बताती है कि जब यह दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने लूटपाट की कोशिश की। इसी लूटपाट की घटना के दौरान उन्होंने गिरीश पर हमला किया, जिससे उसकी हालत बेहद खराब हो गई। इस जानकारी के बाद शुभा और गिरीश के माता पिता दोनों ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। गिरीश की हालत अब तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गिरीश को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, मगर 4 दिसंबर 2003 को सुबह 8:05 पर गिरीश को मृत घोषित कर दिया जाता है। यानी एंगेजमेंट के चौथे दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के माता पिता के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। जिस घर में कुछ ही दिनों पहले बेटे की शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहां अब बेटे की अर्थी सजाई जाने लगी। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को गिरीश के पिता वेंकटेश विवेकनगर पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी एक FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और मामले की जांच शुरू करती है। इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल एक ही गवाह था और वह थी गिरीश के साथ घटना के वक्त मौजूद शुभा। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस सबसे पहले शुभा का स्टेटमेंट दर्ज करती है। अपने बयान में शुभा बताती है कि यह दोनों बेंगलुरु के एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में जब यह दोनों रिंग रोड पर मौजूद एयरव्यू पॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी शुभा गिरीश से एयरव्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल यह वह जगह है जहां से HAL एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। शुभा की स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर एयरव्यू पॉइंट पर रोक देता है। दोनों वहीं खड़े होकर वहां का नजारा देखने लगते हैं। शुभा के अनुसार दोनों अभी कुछ ही देर वहां रुके थे कि अचानक कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं। शुभा बताती है कि गिरीश इस लूटपाट का विरोध करता है। इसी दौरान एक गुंडा लोहे की बड़ी रॉड से गिरीश के सिर के बाईं तरफ जोरदार वार कर देता है और फिर भाग जाता है। इस हमले से गिरीश वहीं बेहोश हो जाता है। शुभा के अनुसार इसके बाद वह वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगती है। कुछ देर बाद
एक कार वाला अपनी गाड़ी रोकता है और फिर उसी कार की मदद से शुभा गिरीश को मणिपाल अस्पताल पहुंचाती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को भी देती है। पुलिस को शुभा की इस स्टेटमेंट में कोई झूठ नजर नहीं आता। वैसे भी रिंग रोड और उसके आसपास लूटपाट की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। इस वजह से पुलिस को शुभा की बातों पर यकीन हो जाता है और वे इस केस की जांच लूटपाट के एंगल से आगे बढ़ाते हैं। कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रहती है, लेकिन पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगती। इसी दौरान पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि गिरीश की मौत से 4 दिन पहले ही उसकी एंगेजमेंट हुई थी। मामले को और गहराई से समझने के लिए पुलिस गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला करती है। इस एंगेजमेंट वीडियो को देखने के दौरान एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि पूरी वीडियो में शुभा कुछ ज्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी लग रही है। वे यह भी देख रहे थे कि अस्पताल और पूछताछ के दौरान भी शुभा का व्यवहार सामान्य नहीं था। इस अजीब व्यवहार की वजह से पहली बार इस घटना में शक की सुई शुभा की ओर घूमती है। फिर भी पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है। 2003 के समय मोबाइल फोन आज की तरह कॉमन नहीं थे और किसी भी पुलिस जांच में कॉल डिटेल्स या सीडीआर निकलवाने का चलन भी बहुत कम था। लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस शुभा की कॉल डिटेल्स जांचने का फैसला करती है। जब पुलिस को शुभा की कॉल डिटेल्स मिलती हैं, तो पता चलता है कि वह एक नंबर पर बार बार बात कर रही थी। यहाँ तक कि घटना वाले दिन यानी 3 दिसंबर 2003 को उसने उस नंबर पर कम से कम 73 बार कॉल किया था और सैकड़ों बार मैसेज भेजे थे। पुलिस जब इस नंबर की जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि यह नंबर अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी जुटाई जाती है, जिससे पता चलता है कि वह भी BMS कॉलेज में लॉ का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और कॉलेज में शुभा से 2 साल जूनियर है। इसके बाद पुलिस अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके कॉलेज पहुंचती है। जांच के दौरान शुभा और अरुण के कुछ दोस्तों से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। पूछताछ के दौरान अरुण वर्मा बताता है कि उसकी शुभा के साथ दोस्ती जरूर है, लेकिन गिरीश के साथ हुई घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह यह भी दावा करता है कि घटना वाले दिन वह बेंगलुरु में था ही नहीं। पुलिस के पास अरुण वर्मा के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं थे, इसलिए शक होने के बावजूद कुछ ही देर की पूछताछ के बाद अरुण वर्मा को छोड़ दिया जाता है। मगर पुलिस वाले अरुण वर्मा पर नजर रखना जारी रखते हैं। इस रणनीति से पुलिस को इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। जैसे ही अरुण वर्मा को पुलिस थाने से जाने की इजाजत मिलती है, वह बाहर निकलते ही सबसे पहले शुभा से संपर्क करता है। इस घटना से पुलिस को समझ आने लगता है कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जिसे उनसे छुपाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस कई और लोगों से पूछताछ करती है, जिनमें शुभा के करीबी दोस्त और उसकी ब्यूटिशियन भी शामिल है। शुभा की ब्यूटिशियन बताती है कि एंगेजमेंट से पहले शुभा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने यहाँ तक कहा था कि भले ही एंगेजमेंट हो जाए, मगर वह शादी नहीं करेगी। ब्यूटिशियन के मुताबिक शुभा ने यह भी कहा था कि शादी से पहले वह घर छोड़कर अरुण के साथ भाग जाएगी। कुछ और लोगों ने भी इसी तरह के बयान दिए। घटना 3 दिसंबर 2003 की थी और अब जनवरी 2004 आ चुका था। इस बीच किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मगर गवाहों के बयानों के बाद पुलिस का शक शुभा पर गहरा होता जा रहा था। इसी के चलते पुलिस ने शुभा से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान शुभा एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। शुभा के मुताबिक वह अरुण वर्मा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर उसके परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब शुभा के परिवार को उसके अफेयर की भनक लगी, तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी गिरीश से तय कर दी। शुभा ने इस शादी को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बात एंगेजमेंट तक पहुंच गई। एंगेजमेंट के बाद शुभा को लगने लगा कि अब यह शादी होकर ही रहेगी, इसलिए उसने शादी को रोकने के लिए अपने बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा से मदद मांगी। जब अरुण को भी कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने अपने कजिन भाई दिनेश उर्फ दिनाकरण से इस बारे में बात की और उससे मदद मांगी। दिनेश ने अरुण की मुलाकात अपने एक दोस्त वेंकटेश से करवाई। वेंकटेश लोकल लेवल पर एक गुंडे के रूप में जाना जाता था और उस पर कुछ छोटे मोटे केस भी चल रहे थे। इसके बाद एक दिन शुभा, अरुण,
दिनेश और वेंकटेश बीएमएस कॉलेज में मिले और बातचीत के दौरान यह तय किया गया कि गिरीश को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बैठक में गिरीश को मारने का प्लान बनाया गया। इसके बाद अरुण वर्मा और वेंकटेश ने गिरीश की रेकी शुरू की। उन्होंने 2-3 दिनों तक गिरीश का पीछा किया, मगर किसी न किसी कारण से उनका प्लान 3 बार फेल हो गया। लगातार प्लान फेल होने के बाद अरुण वर्मा गिरीश को अपने जाल में फंसाने के लिए शुभा की मदद लेता है। वह शुभा से गिरीश को डिनर के बहाने बुलाने के लिए कहता है। योजना के मुताबिक शुभा गिरीश को डिनर के लिए बुलाती है। डिनर के बाद जब ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं तो शुभा फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने के बहाने एयरव्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। शुभा की साजिशों से अनजान गिरीश अपनी बाइक रोककर वहीं खड़ा होकर नजारे का आनंद लेने लगता है। शुभा एसएमएस के जरिए अरुण वर्मा और उसके साथियों को जानकारी दे देती है कि वे एयरव्यू पॉइंट पर रुक गए हैं। जैसे ही यह जानकारी मिलती है, अरुण वर्मा, दिनाकरण और वेंकटेश मौके पर पहुंच जाते हैं। गिरीश, जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है, फ्लाइट का नजारा देख रहा होता है। तभी वेंकटेश लोहे की एक बड़ी रॉड से गिरीश के सिर पर जोरदार हमला करता है। गिरीश तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। हमला करने के बाद अरुण, दिनाकरण और वेंकटेश वहां से भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद शुभा रोने धोने का नाटक करती है और वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगने लगती है। उन्हीं में से एक व्यक्ति अपनी कार रोकता है, जिसकी मदद से शुभा गिरीश को लेकर मणिपाल अस्पताल पहुंचती है। वह पुलिस को सूचना देते हुए लूटपाट की झूठी कहानी सुनाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान यह भी सामने आता है कि शुभा मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी और उसे वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पसंद था। दूसरी ओर गिरीश सिंपल लाइफ जीने वाला व्यक्ति था, जिसे डांस क्लब, पब और अल्कोहल जैसी चीजें पसंद नहीं थी। गिरीश की इसी सादगी को लेकर शुभा को ऐतराज था। उसे डर सताने लगा था कि गिरीश से शादी होने के बाद उसका जीवन भी साधारण हो जाएगा। इस डर और अरुण से प्यार के कारण शुभा ने गिरीश को खत्म करने जैसा घिनौना फैसला किया। शुभा के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद 25 जनवरी 2004 को शुभा, उसके बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा, अरुण के भाई दिनाकरण और दिनाकरण के दोस्त वेंकटेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उनकी निशानदेही पर पुलिस जंगल से हमले में इस्तेमाल लोहे की रॉड भी बरामद कर लेती है। इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी 2004 को मायो हॉल कोर्ट में शुरू होती है। हालांकि कुछ दिनों बाद केस की सुनवाई बंद हो जाती है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। गिरीश के पिता अपने इकलौते बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन 2-3 सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती। इसी बीच 18 दिसंबर 2007 को गिरीश के पिता की हार्ट अटैक से दुखद मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद मीडिया में जुडिशरी की काफी आलोचना होती है। इसके बाद 19 दिसंबर 2007 से इस केस की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है। लगभग 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद जुलाई 2010 में गिरीश की हत्या के जुर्म में शुभा, अरुण वर्मा और 2 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इन सभी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ गिरीश के परिवार और शुभा के पक्ष के वकील हाई कोर्ट में अपील करते हैं। गिरीश के परिवार की मांग होती है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जबकि शुभा और अन्य दोषी अपनी सजा को चुनौती देते हैं। कुछ ही महीनों की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट निचली अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखता है। इसके बाद चारों दोषियों को जेल भेज दिया जाता है। अब अगर इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि शुभा ने 52 महीने जेल में सजा काटने के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। फिलहाल शुभा जमानत पर बाहर है, जबकि बाकी दोषी अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बीइंग कॉलोनीफाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।